हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज योर स्टडी। इज योर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार झा और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 7 का पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। पूर्णांक संख्याओं का योग देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन, पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल और पूर्णांक संख्याओं का भागफल। तो ये हम अलग अलग कंडीशंस में देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, फिर हमें तत्समक भी देखना है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम योग का तत्समक, योज्य तत्समक भी कहते हैं। ठीक है, गुणनफल, गुणनखंड तत्समक भी कहते हैं, गुणा का भी एक तत्समक होता है। फिर जीरो का रोल क्या होता है, 1 का क्या रोल है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक संख्या होता है। चैप्टर 1 अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 1 अध्याय 1 क्लास 7 का मैथ और ये है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर में वैसे आपकी किताब में पूर्णांक ही लिखा हुआ है, लेकिन हम पूर्णांक संख्याएं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये पूर्णांक संख्या होता क्या है। अगर पूर्णांक संख्या के बारे में जाने तो पूर्णांक संख्या वो संख्या है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही संख्या होता है। किसका? पूर्ण संख्या का। तो पूर्ण संख्या का परिवार हमारे पास ये 0 से 1 2 3 4, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सब धनात्मक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या में ऋणात्मक होता नहीं है, इसलिए हम पूर्ण संख्या ही कहते हैं। लेकिन ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर इसी में हम निगेटिव का भी नंबर ले लें इस तरफ तो ये दोनों तरफ हो जाता है। ये हमें आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो रिकॉल कर देता हूँ। ये पूर्णांक संख्या है जिसमें 0 1 2 3 4 5 ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, मतलब जो हमने पूर्ण संख्या पढ़ा है उसमें धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों ही नंबर लेके एक नया परिवार बनाएंगे, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई फ्रैक्शन वाले टर्म नहीं होंगे। देखो 0 के बाद 1, आप कोई कहेगा 1/2 भी, 1/2 नहीं है। इसमें जो मेंशन है वही 1 2 3 4 5 और फिर उसका नेगेटिव भी। इसमें पूर्णांक संख्या में भी पूर्ण संख्या की तरह यहां पर कोई नेगेटिव नहीं होता है। समझ आ गया? बढ़ेंगे आगे। तो ये पूर्ण संख्या है। अब इसके एग्जाम्पल तो हमें समझ में आ गया कि कौन कौन से हैं। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा, पहला अगर हम योग देखें, और योग में एक नियम होता है समवृत्त का, जिसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? समवृत्त नियम। अलग अलग गुणधर्म होते हैं मैथमेटिक्स में, और यही 3 मेजर हैं। एक तो समवृत्त है जिसको क्लोजर लॉ कहते हैं, दूसरा समवृत्त के बाद क्रम विनिमय नियम, यही चेक करना होता है, और तीसरा जो होता है क्रम विनिमय नियम के बाद साहचर्य नियम। ये मेन 3 नियम है जो हमें देखना होता है। तो सबसे पहले अगर हम योग का ये समवृत्त नियम देखें, समवृत्त जिसको हम अंग्रेजी में क्लोजर लॉ कहते हैं, मतलब है तो ये क्लोजर, लेकिन अगर यहाँ हम नियम कह देंगे तो यहाँ पर भी हमें क्लोजर लॉ लेना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ये योग है, योग का समवृत्त नियम देखेंगे। ये समवृत्त नियम कहता क्या है? समवृत्त नियम कहता है कि अगर 2 पूर्णांक संख्या है, अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या ही आना चाहिए। सिर्फ ऐड ही नहीं, आप बोलोगे सर घटाव करेंगे तो घटाव पे, व्यवकलन पे भी हो सकता है। अगर हमने 2 पूर्णांक संख्या का व्यवकलन किया और हमें व्यवकलन ही आ गया तो हम उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ये समवृत्त नियम के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा कि 2 + 4, मान लो ये नंबर है, इसको हम कहते हैं 6, इसको हम कहते हैं 6। तो ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। अगर हमने माइनस में भी लिया कोई नंबर, मान लीजिए ऐसे, तो 0 भी एक पूर्णांक है। कोई भी नंबर ऐसा ले ले, -5 और +(-3), तो यहां पर आप ये मत मान लो कि सर ये -5 और -3 निगेटिव हो गया, ये -8 है। क्लियर है चीज? तो ये बात ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे आगे। समझ आया?
यहां पर हम देखेंगे कि इस तरह से हम योग का ये समृद्ध नियम देख सकते हैं। तो एक तो ये समृद्ध नियम होता है पूर्णांक में, इसी तरह से एक दूसरा होता है इसमें क्रम विनिमेयता। ये क्या है? क्रम विनिमेयता। हालांकि क्रम विनिमेयता जिसको कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, लेकिन इसमें हमने योग पे देखा है। आप चाहो तो इसका हम व्यवकलन पे भी देख सकते हैं। अगर व्यवकलन में समृद्ध होता है कि नहीं, तो देखोगे व्यवकलन में भी समृद्ध होता है ये पूर्णांक संख्या, क्योंकि अगर मैं 2 - 4 लिखता हूं और 4 - 2 लिखता हूं, ठीक है, ऐसा छोड़ो, 2 - 4 लिखता हूं, तो इससे जो रिजल्ट आता है, 2 भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है, और इसका रिजल्ट -2 जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो क्लोजर लॉ कहता ही है कि अगर हम पूर्णांक को ऐड कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक मिलना चाहिए, और इस केस में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पूर्णांक मिल रहा है, यानी व्यवकलन भी समृद्ध नियम को फॉलो करता है। इसका एक और हम देख लेते हैं, फिर हम क्रम विनिमेयता करेंगे। तीसरा, अगर हम देखें गुणनफल का, अगर गुणनफल में अगर मैं कहता हूं 2 × 4, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक, तो रिजल्ट पूर्णांक है। अगर हम नेगेटिव में भी लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, तो गुणनफल भी फॉलो होता है। भागफल देख लेते हैं। अगर इसका भागफल देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसका भागफल देखेंगे तो वो क्या कह रहा है? देखो, अगर हम यहाँ 4/2 लिखते हैं तो ये 4/2 हो जाएगा, ठीक है, 4/2 हो जाएगा, और ये 2 है, यानी ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ पूर्णांक मिल रहा है। लेकिन 1/ अगर 0 कर देंगे तो ये डिफाइन नहीं होता, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है। इस केस में हम समृद्ध नहीं बोलेंगे। सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। 4/0 ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है। तो भागफल में अगर कोई बोलता है कि क्या समृद्ध लागू होता है, तो आंसर है नहीं लागू होता है। क्यों नहीं होता? एक 0 वाला केस ऐसा है कि जो इसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम चलते हैं क्रम विनिमेयता पे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो, मान लीजिए 2 - 4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा क्रम विनिमेयता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 - 4 है और अगर हमने 4 - 2 किया तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है? यहां पर रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। यहां पर हम देखेंगे कि ये -2 है और ये 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। क्रम विनिमेयता का मतलब क्या होता है आपको याद होना चाहिए, अगर इसको याद नहीं तो मैं बताता हूं। क्रम विनिमेयता मतलब ऑर्डर चेंज। अगर हम कहते हैं a + b तो b + a भी होना चाहिए, ठीक है। अगर a + b और b + a इक्वल हो जाए तो ये फॉलो होता है। लेकिन चूंकि हम पूर्णांक संख्या देख रहे हैं तो उसमें निगेटिव नंबर्स भी आता है। तो जब अगर हम निगेटिव नंबर्स में बोलेंगे 2 of -4, मतलब ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है, तो 2 - 4 हमारा क्या होगा आंसर? ये -2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने -4 + 2 कर दिया तब भी हमारा रिजल्ट -2 होता है, ठीक है। तो ये व्यवकलन वाला केस है, इसको हम बाद में देखेंगे, ये जो हमने पहले वाला केस किया। लेकिन नॉर्मली जब हम ऐड करते हैं, अगर हमने योग का केस देखें, व्यवकलन का मैं अलग से कराता हूं, अगर मैं योग का केस करूं तो यहां पर देखो ये -4 + 2 है, ये -2 आया और यहां पर हमने 2 पहले लिखा, -4 को बाद में ऐड किया, मतलब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, हमने क्रम चेंज कर दिया। अगर क्रम चेंज कर देंगे तभी तो क्रम विनिमेयता होता है, एक्सचेंज ऑफ द ऑर्डर। मतलब a + b, तो a पहले है, b बाद में ऐड किया है। अगर हम b को पहले ऐड कर लें, a को बाद में ऐड करें तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। जैसे अगर हमने 2 + 4 किया और 4 + 2 किया, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आ रहा है। इसलिए कहते हैं योग में क्रम विनिमेयता नियम पूर्णांक संख्या में लागू होता है, ठीक है। अगर हम घटाओ में देखें इसका व्यवकलन, तो व्यवकलन में अगर हम देखें तो घटाओ में, जैसे मैं कहता हूं कि एग्जांपल लिया 1 - 3, तो क्या 3 - 1 ये दोनों इक्वल होगा? नहीं होगा। ये -2 है और 3 - 1 -2 नहीं है, जो कि 2 है। तो व्यवकलन में यहां पर हम देख रहे हैं कि क्रम विनिमेयता इस पे लागू नहीं होता है। देखो हम क्लोजर लॉ नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्रम विनिमेयता। मतलब क्लोजर लॉ में होता है कि अगर दो पूर्णांक संख्या को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पूर्णांक संख्या, या मल्टीप्लाई करें तो पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ऑर्डर चेंज करके रिजल्ट देख रहे हैं, तो 1 - 3 -2 है और 3 - 1 2 होगा, तो व्यवकलन पे तो लागू नहीं होगा। कोई भी नंबर देख लो, जैसे अगर मैं 2 - 4 लिखता हूं और 4 - 2 लिखता हूं, तो ये -2 होगा और ये -2 ये 2 हो जाएगा, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा,
समझ रहे हो? लेकिन एडिशन में योग में हो जाता है, लेकिन घटाव में व्यवकलन में नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से गुणा में चेक कर लेते हैं। इसी तरह से क्रम विनिमेयता अगर हम गुणा में चेक करें पूर्णांक संख्या का तो क्या होगा? तीसरा इसी कैटेगरी में है गुणनफल। गुणनफल का देखो क्या हो रहा है। अगर हमने लिखा यहां पर 4 इंटू 2 तो क्या 2 इंटू 4 ये बराबर होगा? हाँ होगा। क्या माइनस के केस में देखते हैं, ये है 8 है, मतलब लागू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू हो जाएगा। अब अगर हमने माइनस का ले लिया, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है तो इसमें दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, 8 आ गया, समझ आ रहा है? तो ये बात भी ध्यान रखना है। यहां हो रहा है -4 -2 दोनों ही माइनस है। अब बोलोगे सर आपने दोनों माइनस वाला लिया, एक प्लस वाला ले लो। देखो अगर आपने -3 लिया और फिर यहाँ 5 लिया, मतलब एक प्लस और एक माइनस का, तब भी ये दोनों ही सेम रिजल्ट देता है। यानी गुणा में अगर हम देखें, गुणनफल में ये लागू होता है। इनफैक्ट जीरो के साथ भी ये हालत होती है। अगर मैं 4 इंटू 0 लिखूँ और 0 इंटू 4 लिखूँ तब भी ये 0 ही होगा। यानी गुणनफल के केस में क्रम विनिमेयता लागू होता है। यानी पूर्णांक संख्याओं का हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमेयता नियम को अनुसरण करता है, फॉलो करता है। तो ये हो गया गुणनफल। चौथा, इसी कैटेगरी में हम देखेंगे भागफल। ये भागफल क्या कहलाता है? भागफल के केस में अगर हम देखें तो ये हमारा मान लीजिए कि 4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 4/2 तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्रम विनिमेयता देखता हूं तो मुझे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। मतलब 4 के जगह 2 और 4 के जगह 2 और 2 के जगह 4 ले जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। यही तो होता है क्रम विनिमय, ऑर्डर चेंज करना है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, एक तो हमने देखा वो। अब हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 को 4/2 लिखते हैं, या अपॉन जो भी बोलना है। 2 डिवाइडेड बाई 4 तो 2/4, ये 1/2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि भाग के केस में यहाँ 2 केस है। क्रम विनिमेयता के केस में गुणनफल और एडिशन योग दोनों फॉलो करते हैं, और व्यवकलन और भागफल क्रम विनिमेयता को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने अभी पूर्णांक संख्या में 2 नियम देखे, समृद्ध और क्रम विनिमेयता नियम। चारों ही मैथमेटिकल क्रियाएं के लिए, ऑपरेशंस के लिए आपने देखा योग, यही 4 तो मेन है। जोड़ घटाव गुणा भाग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। क्लियर है चीज? तो ये हमने 2 क्रियाओं के लिए देखा, समृद्ध के लिए और क्रम विनिमेयता के लिए। इसके अलावा एक और क्रिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सहचार्यता, सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसको रब करता हूं। तीसरा देख लेते हैं हम, पूर्णांक संख्याओं में हमने तीसरा नियम देखना है। इसमें पूर्णांक संख्याओं में सहचार्य नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सहचार्य नियम या सहचारिता, जो भी कहना है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको। अंग्रेजी भी साथ साथ बताते जा रहा हूं, याद आना चाहिए, आगे बहुत काम आएगा जीवन में, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ आगे भी बहुत काम आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। तो एसोसिएटिव लॉ में ये आश्चर्य नियम नहीं, ये सहचार्य नियम है, ठीक है। पहले बता आश्चर्य नियम, सहचारिता। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी सहचार्य नियम आएगा तो याद रखना ये 3 नंबर होते हैं। बाकी जो जैसे समृद्ध था तो हमने 2 नंबर लिया था, a + b या a × b। लेकिन सहचार्य नियम कहीं भी कभी भी उसमें हमें 3 नंबर लेना पड़ता है। और अगर हम योग के लिए लगाएं यहां पर तो हो जाएगा, योग के लिए हमें सहचार्य नियम लगाना है। तो इसका मतलब अगर a और b + c मतलब 3 नंबर होता है। मैंने बोला आपको कि 1 2 3 को ऐड करो, तो आप क्या करोगे? पहले किसी 2 को ऐड करोगे या एक ही बार में ऐड कर दोगे? 1 और 2 को ऐड कर लिया, मान लो, तो 3 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, या 2 + 3 को ऐड कर लिया, 5 आ गया, फिर 1 आ गया। ऐसा होता है ना?
तो मिनिमम तो 3 चाहिए। तो ऐसे केस में इसलिए हम ये देखते हैं कि फॉलो होता है कि नहीं होता, कि किसी 2 को हमने पहले ऐड कर लिया, कोई जरूरी नहीं कोई 1 और 2 को ऐड करेगा, कोई 2 और 3 को ऐड करेगा, तो क्या ये नियम लागू होता है? तो साहचर्य नियम इसी के लिए बना हुआ है। तो पहले मान लो किसी ने पहले बी और सी को ऐड किया, फिर बाद में ब्रैकेट के अंदर का मतलब होता है कि पहले बी और सी को ऐड करो, फिर ए को ऐड करो, उसके बाद ए प्लस बी और फिर ये सी को इस तरह से ऐड होगा। ये इसमें लागू होता है, नहीं होता है ये चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए मान लो हमने एक एग्जांपल लिया 1 + 2 + 3, यहां पर इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा अभी बता देता हूं एक एग्जांपल लेके। तो 1 + 2 + 3 किया हमने, मतलब हमने यही एग्जांपल लिया, लेकिन किसी का मन हुआ कि नहीं मैं पहले 1 + 2 को ऐड करूंगा फिर 3 को ऐड करूंगा। तो देखो 2 + 3 5 + 1 6 और 1 + 2 3 + 3 दिस इज 6। तो ये नियम इसमें लागू होता है। अब जीरो वाला भी केस देख लो, नेगेटिव वाला भी देख लो, तब कंक्लूड करके कह सकते हो कि हाँ साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम पूर्णांक संख्याओं पे लागू होता है। पूर्णांक संख्या योग के साहचर्य नियम को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां पर हम बताएंगे, जैसे मान लो किसी ने यहां पर ले लिया -5 + 5 या सॉरी यहां पर ले लेता हूं 3 + 2 ऐसा कुछ ले लिया। अब किसी ने बोला कि नहीं ठीक है मैं -5 + 3 को ऐड करूंगा, अब बताओ, और 2 को बाद में ऐड करो, ठीक है। तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है हम देखेंगे। -5 3 + 2 क्या आ गया 5, और फिर उसके बाद ये आ गया -2 + 2 आ गया, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये फॉलो हो रहा है, समझ आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं योग पूर्णांक संख्या योग के साहचर्य नियम को फॉलो करता है या साहचर्यता को फॉलो करता है। नेगेटिव का भी ले लो, 0 का ले लो, कहीं भी ये लागू होता है। अब दूसरा हम देखेंगे इसका व्यवकलन का, ये प्रक्रिया देख लेंगे मैथमेटिक्स में, ये पूर्णांक संख्या के लिए होता है कि नहीं। तो अगर मान लो मैं कहता हूं a - b - c और किसी को लगता है कि मैं a - b - c करूंगा, दोनों सेम आ रहा है, ये डब्बे में मुझे भरना है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये चेक करना है, इसलिए यही पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ यही है, चेक करना है। तो एक नंबर ले लेते हैं 1 - 2 - 3, 2 और 3 दोनों ही पूर्णांक संख्या है। हम यहाँ पर ये व्यवकलन का ऑपरेशन देख रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, इस डब्बे को भरना है, ठीक है। तो किसी ने 2 और 3 पे पहले ऑपरेशन किया है, ब्रैकेट के अंदर का मतलब वही है। अब 1 और 2 को यहाँ लिख देंगे, 1 में से 2 करेंगे, ब्रैकेट ले लो, और 3 को बाद में करेंगे। चेक करते हैं दोनों सेम आ रहा है क्या। यहाँ हो जाएगा 1, ये फिर हो जाएगा -1, ये आ गया -1, ये हो गया -3। तो 1 + 1 ये हो गया 2, ये हो जाएगा -1 और -3 ये हो जाएगा -4। तो हमें बताओ कि ये दोनों इक्वल हुआ क्या। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू है। तो इस तरह से व्यवकलन पे साहचर्य नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। यही मतलब है कि पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, यही लिखना है और कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? सो आई होप अप टू नाउ इट इज क्लियर टू यू। ये व्यवकलन का भी केस है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से हम गुणनफल का भी देख लेते हैं योग के बाद। योग में होता है, व्यवकलन में नहीं होता, साहचर्य नियम भी नहीं होता। तीसरा यहां पर देख लेते हैं, व्यवकलन के बाद गुणनफल, गुणा का भी देख लेते हैं। साहचर्य नियम कौन सी संख्या के लिए? पूर्णांक संख्या के लिए, ठीक। तो गुणनफल में मान लो हमारे पास 3 नंबर है, तो उसमें बी और सी को आपने पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में आपका मन हुआ कि नहीं मैं ए और बी को करूंगा, तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है, चेक कर लेते हैं। वैसे मैंने इक्वलिटी लिख दिया है, होता है इस केस में, बट फिर भी हम चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या आ रहा है इसमें। अगर हमने कहा कि ए और बी सी है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि वो ए बी सी 1 2 3 है, ए 1 है, बी 2 है और सी 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब 1 × 2 एज पर द रूल, 1 और 2 × 3 ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे 1 × 6, 1 × 2 × 3 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6। तो हम देख पा रहे हैं कि ये लागू होता है, लेकिन अभी हम जनरलाइज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें नेगेटिव और जीरो वाला केस भी देखना है। तो जो नेगेटिव वाला केस है -1 × सब -2 × -3, मान लो हमने तीनों ही नेगेटिव ले डाला,
आप बताओ सर। तो चलिए देख लेते हैं इस केस में भी -1 इंटू -2 इंटू -3 ये हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो अब अगर हम देखें ये -1 है, -2 और -3 ये 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये 2 है और ये -3 है, तो ये -6 है और ये -6 है। देख पा रहे हैं कि माइनस लूँ, प्लस लूँ, जीरो लूँ, और जीरो तो गलती से भी लोगो तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो लागू होगा ही होगा। यानी हम कह सकते हैं इस वाले केस में, गुणनफल के केस में, कि यहाँ पर वही जो मैंने ये लिखा है पूर्णांक संख्याओं के लिए योग, यहां पर कहेंगे, या योग नहीं, योग के लिए, ये योग की जगह यहां व्यवकलन कर दो, क्या कर दो, व्यवकलन के लिए लिखा है, योग पे तो लागू हो जाता है। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि पूर्णांक संख्याओं, योग पे तो लागू होता है, व्यवकलन पे नहीं होता। पूर्णांक संख्याओं के लिए क्या देख रहे हैं, गुणनफल का सहचार्य नियम लागू नहीं होता है। तो यहां पर अभी तक हमने देखा योग पे लागू हो जाता है, व्यवकलन पे लागू नहीं होता, हमने घटाव देखा था, इस पे लागू नहीं होता है सहचार्य नियम। सहचार्य नियम गुणनफल फॉलो, पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणनफल सहचार्य नियम लागू होता है। अरे नहीं, कैसे, इस पे तो होता है, लागू होता है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणनफल का सहचार्य नियम लागू होता है, ठीक है। योग फॉलो करता है और गुणनफल भी फॉलो करता है, व्यवकलन नहीं है। अब इसमें एक भागफल है, वो हमें देख लेना है। तो यहां पर देखेंगे कि हमने देखा योग पे, अब इसमें योग, गुणनफल, इनफैक्ट व्यवकलन, अब एक ही बचा है भागफल, वो देख लेते हैं। सहचार नियम में पूर्णांक संख्या के लिए भागफल का लागू होता है कि नहीं, जरा चेक कर लेते हैं। फोर्थ भागफल का केस, अगर हम भागफल का केस देखें तो हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ऐसा ही क्या होगा, 3 नंबर लेना पड़ेगा। सहचार नियम में हमेशा लेते हैं 3 नंबर, आज के बाद याद रखना, और इस तरह से भाग का साइन आ जाएगा, और हम देखेंगे कि यहाँ a भागा b भागा c ये दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, चेक कर लेंगे। यहाँ पर बॉक्स में हमें डालना है, अभी हम इक्वलिटी हटाते हैं, या तो हमें इक्वल होगा या नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि हम भाग के लिए ये नियम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने मान लो कि 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 ले लिया, और यहाँ पर जो भी सिंबल है, तो a के जगह हमने 1 लिया, b 2 और 4 लिया, समझ आ रहे। तो अब अगर हम इसके नियम के अनुसार यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय c की जगह क्या है, 4 है। यहाँ a की जगह 1 लिया, b की जगह 2 है, c की जगह 4 है, समझ रहे हो। और यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 2 है, c की जगह 4 है। तो मतलब हमने एक तरह से a 1 लिया था, b 2 लिया था और c 4 लिया था, और इसमें हमें लगाना है, क्योंकि जब भी सहचार नियम लिखते हैं तो 3 लगाते हैं। चूंकि भागफल के लिए देख रहे हैं तो भागफल करेंगे तो कोई 2 पहले लेंगे, जैसे मैंने b और c को पहले लिया, उसको ब्रैकेट के अंदर रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 को 2 बाई 4 लिखते हैं, इसका क्या आएगा हमें नहीं पता, और ये 1 बाई 2, 1 भागा 2 जिसको बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 भागा 2 जो है ये 1 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 4 ये यहाँ पर रहेगा। डिवाइडेड बाई मतलब भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मतलब भागा जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 2 बाई 4 को 1 बाई 2 लिख देंगे, समझ आ रहा है। अब इसका मतलब होता है 1 बाई 2, और ये डब्बा रहेगा, क्यों, क्योंकि इस जो भी हम डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, फ्रैक्शन में आता है, ये आपको मालूम होगा। और अगर ये 1 बाई 2 है तो इसके नीचे आएगा 4। अब इस केस में देखें तो ये तो 2 हो रहा है, ये 2 ऊपर जाएगा, और यहाँ पर ये पहला फ्रैक्शन है, और फिर उसके बाद ये दूसरा फ्रैक्शन है, ये तो 1 बाई 8 हो जाएगा। इसमें 4 जाएगा क्या ऊपर, नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है
और इस फ्रैक्शन को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और ये 1 को 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये नीचे में फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 और ये 1/8 है। अगर यहाँ पर कोई डाउट हो, कुछ समझना हो तो हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। इसके लिए हमने लाइव क्लास की फैसिलिटी दी हुई है और डाउट पूछने का भी मैकेनिज्म दिया हुआ है। 2 और ये 1/8 है, ये इक्वल नहीं है। हम देख रहे हैं कि भागफल और व्यवकलन दोनों ही सहचार नियम पूर्णांक संख्याओं के लिए लागू नहीं करते। दैट्स इट। तो लिख देते हैं भागफल सहचार्य नियम, ऐसे कहते हैं पूर्णांक संख्याओं का भागफल ना, भागफल किसका? पूर्णांक संख्याओं का भागफल सहचार नियम को लागू नहीं करता। पूर्णांक संख्याओं का भागफल, पूर्णांक संख्याओं का भागफल सहचार्य नियम को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो फॉलो लिखा है इसको अनुसरण भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और सहचार नियम का गुणनफल भागफल हमने देख लिया है। तो इस तरह से ये 2 नियम हो गए। पहला तो हमने समृद्ध देखा, फिर क्रम भिन्नता देखा, और सहचार नियम भी पूर्णांक संख्याओं के लिए हमने देखा। हमें प्रैक्टिस कर लेना है। आपको इसमें 2-4 ये सब जो मैंने कराया है इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, दैट इज सफिशिएंट। जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, अध्याय के क्वेश्चंस हैं, वो मैं अलग से देने वाला हूं, तो वो भी देख लेना और सॉल्व कर लेना, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो अभी इसमें कुछ और बातें देखते हैं, जैसे जीरो का महत्व क्या है, शून्य की भूमिका, अगर कोई पूर्ण संख्या है मान लो 2 और फिर उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर क्या आता है? 0 आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम अगर ऐड करेंगे तो 2 + 0 तब भी क्या आता है? 2 आता है। तो लेकिन इसमें तो 0 आ गया, लेकिन इसमें क्या आया? 2 आया। यानी अगर हम ऐड करते हैं योग के केस में तो वही नंबर आ जाता है, कोई भी नंबर ले। जैसे मैंने -5 ले लिया और उसको 0 ऐड किया तो वो -5 आता है कि नहीं आता है? तो 0 ऐड करने से क्या वही आएगा है। 6 + 0, आपके पास 6 चॉकलेट थे और बाद में किसी ने आपको दिया ही नहीं कुछ, तो 6 ही चॉकलेट है। वेरी सिंपल। तो ये एक आइडेंटिटी हो जाती है, पहचान हो जाती है किसके लिए? पूर्णांक संख्याओं के लिए, कि चाहे वो नेगेटिव में हो प्लस में हो, अगर हम ऐड करेंगे तो 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो हमें वही पूर्णांक संख्या मिल जाता है। इसलिए इसको हम, ये तत्समक हो जाता है और इसको हम योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक कहते हैं। तो यहां पर ये हमने देखा कि ये योज्य तत्समक है, आइडेंटिटी है। इसको हम अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेजर टर्म्स है वो हमें इंग्लिश में पता रहना चाहिए, जो मैं पहले ही क्लास में बता रहा हूँ चैप्टर 1 में, और ये चीज़ें मैं यूज़ करूँगा आगे भी, ताकि आपका लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाए। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए हमारे पढ़ाने से। तो इसलिए तो ईजी स्टडी पे ये सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम गुना करेंगे, जैसे हमने कहा कि 2 × 4 है और इसको हमने 4 × 2 किया है। ठीक है, या फिर तो ये तो अलग है ना भाई, ये तो अलग है, एक चीज़ है। लेकिन हम मल्टीप्लाई में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए? जैसे एडिशन में हम क्या ऐड करें कि वही नंबर आ जाए? तो 0 ऐड करेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वही नंबर आ जाएगा। तो 4 × 1 4 हो गया। ऐसे ही अगर माइनस का भी 4 लें और 1 कर दें तो ये -4 आ जाएगा। -5 ले लें, × 1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि
ये जो 1 1 है, ये 1 एक आइडेंटिटी हो रहा है, पहचान हो रहा है कि कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही संख्या आएगी जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी। और इसको हम कहते हैं, जैसे ये योग के लिए था इसलिए हमने इसको योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, अगर ये योग के लिए था तो इसको हमने क्या बोला, योज्य तत्समक। और हमने अंग्रेजी में बोला तत्समक मतलब आइडेंटिटी, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर ये गुणनफल के लिए है तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। तो शून्य की भूमिका थी, लेकिन ये थी 1 की भूमिका, 1 की भूमिका है, 1 से भी पहचान हो जाती है। और ये चीजें हम आगे जब क्लास 8 में जाओगे, अभी हम पूर्णांक संख्या के लिए देख रहे हैं, ये सारी चीजें परमेय संख्या के लिए भी देखना होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वहां पर भी चीजें हो जाएंगी फिर से, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम देखें हमने शून्य की भूमिका देख ली, हमने 1 की भी भूमिका देख ली। अब हम देखते हैं इसका ऋणात्मकता, किसी भी संख्या का ऋणात्मकता क्या होगा, जरा हम वो देखते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि हाँ, पूर्णांक संख्या में नेगेटिव नंबर्स तो होता भी है, अगर किसी नंबर में हम क्या ऐसा ऐड करें कि वो 0 हो जाए, ये भी एक पहचान की तरह ही काम करता है। तो यहां पर हमने देखा कि अगर 2 में हम -2 कर दें तो 0 हो जाएगा। तो ये जो -2 है, ये वास्तव में ये उसका उल्टा है, ये प्रतिलोम है। ये क्या है, प्रतिलोम है। किसके लिए देख रहे हैं, जोड़ के लिए देख रहे हैं, इसलिए इसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम, या फिर हम कहेंगे निगेटिव ऋणात्मक। 2 का ऋणात्मक क्या होगा, -2, -2 का ऋणात्मक क्या होगा, 2। अगर मान लो ये -2 है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी -2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, -2 है। -2 का योज्य प्रतिलोम -2 है। तो योज्य प्रतिलोम, योज्य चूंकि योज्य मतलब एडिशन, योग, ऐड वाला, प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, हम अभी योग के लिए देख रहे थे। कोई भी अगर पूर्णांक संख्या लेंगे उसमें, तो अगर कहता है कि -2 का, अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ 5, ये प्लस में है, तो 5 का योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। -2 का योज्य प्रतिलोम +2 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है, -2 का 2 हो जाएगा, 5 का -5 हो जाएगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। बस यही होता है, ताकि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाए। ये हमारा ऋणात्मकता था। किसके लिए, ये ऋणात्मक संख्या हमने लिया है योग के लिए। ऐसा क्या गुणा के लिए हो सकता है कुछ, क्या? तो हमें योज्य का देख लिया हमने, अब गुणा का देखते हैं, गुणनफल में क्या ऐसा होता है, तो चलो वो भी हम देख लेते हैं। अगर गुणा में देखें हम, तो उसमें भी एक प्रतिलोम होता है। जैसे अगर 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। ठीक है, तो देखो उसमें हम क्या करेंगे, 1/2 अगर दे देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। राइट, ऐसे ही मान लो कि मैं कोई नंबर लेता हूं 1/2, यहां पर उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे यहां पर कि 1 आ जाएगा, तो आपको मालूम है यहां पर 2 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट हम देख रहे हैं कि 2 का, ये चूंकि गुना का है, यहां पर जो 2 है वो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम है, तत्समक नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम है।
उल्टा है, जिसको हम अंग्रेजी में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है। ठीक है, 1 करना है, 1 से डिवाइड करना है। जैसे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। लेकिन अगर ये पहले से ही मान लो 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/1/4 दिस इज 4। ठीक है, ये मालूम है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, तो जब पहला एक नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन, तो ये ऊपर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको लिखते हैं 1 × 4 डिवाइडेड बाय 1। इसमें कई लोगों को अक्सर तकलीफ होती है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं अलग अलग केसेस का प्रैक्टिस करवा दूंगा। समझ आ गया? तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, ऋणात्मक के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो एक बात बता रहा हूँ कि एक और टॉपिक है इसमें, गुणांकों को आसान बनाना। ये एक तरीका है जिससे किसी बड़ा से बड़ा गुना करने को हम कम टाइम में आसानी से एक्यूरेटली कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बोलता है कि 25 × 37 × 4 करो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बच्चा क्या करता है कि 25 को 37 से मल्टीप्लाई करने लग जाता है और टाइम लगाता है। यहाँ पर अगर हमें नियम मालूम है कि 3 नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमें मालूम है कि मैं सबसे छोटे वाले को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 25 × 4 जो कि 100 होगा, इंटू 37, हम झट से 3700 बोल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मालूम है, मुश्किल कैसे करते हैं, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35, 3 और ये फिर 17, फिर ये 75, फिर 5, फिर हो जाएगा 925, फिर ये 4 हो जाएगा, यस 5 × 4 = 22, फिर यहाँ से 0, फिर ये 1 और ये 37। तो या तो ऐसे करो, या देखो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। तो ये भी हम कई बार लगाते हैं। जैसे मुझे किसी को 16 × 12 निकालना है, तो इसको और आसानी से हम कर सकते हैं कि 16 × 12 को 10 + 2 लिख देंगे। ठीक है, ये वितरिकता होता है, ये हमें मालूम है। वितरकता मालूम है, गुणन का योग पे वितरकता a × b + c होता है, तो हम इसको a × b + a × c लिख सकते हैं। ठीक है, योग का गुणन पे वितरकता, ये योग है, इसके ऊपर वितरकता हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, योग का गुणन पे वितरकता, ये भी होता है गुणन पे वितरकता। समझ आ गया? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कर लिया तो 16 × 10 हो जाएगा और प्लस 16 × 2 हो जाएगा, ये 160 + 32 जो कि 192 आएगा। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम कोई भी कर सकते हैं, और हमें ये भी मालूम हो गया a/b को a/b लिखते हैं। a/0 लागू नहीं होता है, a/0 कभी भी नहीं होता है, लेकिन a/1 a/1 होता है। जिससे हम डिवाइड करेंगे, जो बाद में होगा वो नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दे दे, जैसे मान लो 37 × 42 प्लस यहाँ पर 37 × 8 दे देगा और बोलेगा इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर हम 37 दोनों जगह है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 48, और इसमें क्या बचेगा 8, क्योंकि ये 37 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 37 मान लो हमने ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा 42 और बचेगा 8। तो अब हम लिखेंगे 37 × 50, ये हो जाएगा, तो देखो 7 × 5 = 35, फिर क्या आया 3, ये हो जाएगा 1850। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन सिंपल करके कोई भी काम कर सकते हैं। क्लियर है चीज़? आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूर्णांक में हो जाता है क्लियर, पूरा हुआ अच्छे से। अब इसको रिवाइज कर लो, लिख लो, इसके नोट्स भी चाहिए तो वो भी हम दे देंगे, लेकिन एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं डिस्कशन करके अलग से दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम दशमलव नंबर से दशमलव संख्या सीखेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।